बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। इन अशार के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि उनकी तलाश असल में अपनी तलाश है। उनकी तलाश असल में अपनी तलाश है। और किस सिलसिले से जा मिली, किस सिलसिले की बात, किस सिलसिले से जा मिली, किस सिलसिले की बात। आज हम गुफ्तगू करेंगे सियासत और सोशल लाइफ के हवाले से। आज जो शख्सियत मेरे इस प्रोग्राम की जीनत बनी है, ख़ुद अपने अंदर एक अंजुमन रखती है और जिनका तज़िया, जिनका तजर्बा हम सब के लिए मसले रहा है, और आज हम उनसे कुछ सीखेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सियासी, समाजी, अवामी और सोशल मसाइल पर बड़ा खुल कर बोलते हैं और जिनकी कुछ पेशन गोया आज भी सच साबित हो रही है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए सेविंग होम के CEO और एडवानी फाउंडेशन के चेयरमैन इकबाल एडवानी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, मेंथोर है, कोच है, ट्रेनर है और एक NGOs खिलौना के नाम से चला रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में सेमिनार के हवाले से कोचिंग करते हैं और इंतहाई मिलनसार CEO, चीफ ट्रेनर योगी वजाहत इंस्टीट्यूट जनाब डॉक्टर योगी वजाहत साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इकबाल साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप हमारे कई प्रोग्राम की जीनत बने हो, और इस हवाले से मैं हमेशा यही कहता हुआ आया हूँ कि जब भी अगर हमने सियासत की बात की, जब भी हमने सोशल के हवाले से गुफ्तगू की, तो आपने बड़ी दिल जमाई के साथ जवाब दिया। तो मैं अभी अगर आपसे अगर ये सवाल करूं कि इस वक्त जो इदारे की बात करूं कि हमारी मेमन बरदरी के इदारे या दूसरे दीगर इदारे, बहुत सारे इदारे हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उस काम की डुप्लीकेशन हो रही है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो चीज़ है ये सही है, या एक इनफरादी तौर पर जो शख्स एक काम कर रहा है उसको उसी तरीके से चलना चाहिए? देखें, आप जिसको डुप्लीकेट कहते हैं कि एक इदारा एक काम कर रहा है तो दूसरा इदारा वो काम नहीं करे, इसी को आप कह रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको, एक इदारा एक काम कर रहा है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, दूसरा इदारा भी अगर वो इसी तरह का काम कर रहा है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर मैं अब एक अपनी एग्ज़ाम्पल दे दूं कि मैं मेडिकल कैंप लगाता हूं, हर दूर दराज इलाकों में 2-3 हज़ार लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। अगर आप भी अगर मेडिकल कैंप लगाएँ तो आप भी 2-3 हज़ार लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कोई भी एक इदारा पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर जगह तो पहुंच भी नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर मैं मेडिकल के हवाले से बोल दूं, अगर मैं हफ्ते में एक लगाता हूं या 15 दिन में एक, अगर ये कराची की में बात करूं, कराची में अगर डेली भी एक मेडिकल कैंप लगता है तो भी कम है। तो यहाँ तो इतनी ज़रूरत है। इसी तरह हर फील्ड में, जैसे कोई इदारा बच्चों की तालीम के हवाले से कर रहा है काम, कोई हेल्थ पे कर रहा है, या कोई किसी और में काम कर रहा है, बच्चियों की शादियों के हवाले से जो भी कर रहा है, उसको अगर कोई कॉपी भी कर रहा है तो अच्छी बातें होनी चाहिए। क्योंकि कोई एक इदारा सबको तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, सबकी प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर सकता। एक इदारा अगर 100 बच्चियों की शादियाँ करवाता है, 200 की करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात में मुझे लगता है लाखों बच्चियों की शादियाँ करवानी चाहिए। तो कोई एक इदारा अगर किसी को देख के भी कर रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये नहीं है कि कोई इदारा किसी को देख के करे, बल्कि होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। क्योंकि हाँ जी जी। हमारे यहाँ आबादी इतनी है, कोई एक इदारा सब जगह नहीं पहुँच पाता, सब जगह लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर एक इदारा नहीं 4 इदारे भी एक जैसा काम करें तब भी आप हर किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, हर किसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर ऐसा सकते। तो नहीं इकबाल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह मैं अगर एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ या कोई इदारों की बात कर रहा हूँ, उस हवाले से कि अगर आप ये देखें कि मैं ओहदे पे नहीं आ सकता, तो फिर मैं अपनी एक नई चीज़ लेकर आके और फिर इस हवाले से वो करूँगा, नहीं यार यहाँ तो मैं जो है ना इस सब्जेक्ट के हवाले से बहुत पीछे हूँ। तो फिर इस तरह की जो सूरतें बनती है, फिर वो अगर कोई डोनेशन लेने के लिए किसी के पास जाता तो कहता है यार ये भी ले गया, ये भी ले गया, ये भी ले गया, किस किस को दूँ, किसको नहीं दूँ। डोनेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आपका काम आपके डोनर को लाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम डोनेशन के लिए लोगों के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं भाई? आप काम ऐसा करो कि लोग डोनर आपको ढूंढें। मैंने कितने डोनर ऐसे देखे हैं, जो मैं बाहर रहता हूँ, जो बोल रहे हैं मैं किसको दूँ, उसको नज़र आता है, उसको वो पैसे देता है। मतलब कहने का ये है कि डोनर ढूंढता है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ हम खुशनसीब लोग हैं कि हमें लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है, गरीबों की खिदमत का मौका मिलता है। बाहर तो मिलता ही नहीं है।
आपके पास 50-50 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन आप ये सोचते हो मैं हेल्प करूं तो किसकी करूं, मेरे से तो कोई हेल्प मांगने नहीं आ रहा। नहीं तो वो तो डोनर तो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को या ऐसे इदारों को जो काम कर रहे हैं। नहीं तो जो बिरादरी का अगर देखा जाए तो हमारे नबी ने भी फरमाया सबसे पहले आप अपनी बिरादरी को देखो ना। अगर आप बिरादरी से निकल के किसी और तरफ वो सारी चीज़ें कर रहे हो और अपनी बिरादरी को इग्नोर कर रहे हो तो फिर क्या कहेंगे आप? आपकी बिरादरी को कोई इग्नोर नहीं कर रहा। आपकी बिरादरी की प्रॉब्लम एक्चुअल कहाँ आती है जो मैंने नोट की, आपकी बिरादरी अपना काम दिखा ही नहीं पा रही। आज का दौर वो नहीं है कि आप अपने काम को छुपा के रखो। देखिए एक सोच थी पहले कि सीधे हाथ से मदद करो, उल्टे हाथ को पता नहीं चले, वो दौर ख़त्म हो गया। आज कोई इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता और हर कोई आपका काम देखना चाहता है। जब आप अपना काम दिखाओगे आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि मुझसे पैसे लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपना काम नहीं दिखाते और डोनर के पीछे जाते हैं, और जब डोनर आपसे पूछता है आप क्या आप करके। नहीं समझते, फिर मैं योगी साहब की तरफ जाता हूँ, आप नहीं समझते कि बिरादरी लेवल के ऊपर एक पूरा के पूरा जो है ना ग्रुप चलता है कि हम इनको लेकर आएंगे तो हम साथ चलेंगे, वो हमारे मिजाज का नहीं है, ये मिजाज का नहीं है, इस तरह की भी चीज़ें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए किससे परमिशन लेनी है? आप 10 लोग जमा हो जाएं और सोच लें कि मुझे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, आपने अपना एक ग्रुप बना लिया, कोई भी नाम आपने बना दिया, ये नाम से आपने काम शुरू किया, आपने जब काम करना शुरू किया लोग आपसे जुड़ते गए। लेकिन सलाहियत वाले लोगों के पास अगर पैसे ना हो तो फिर वो क्या करें? मतलब ये पैसा देने के लिए लोग तैयार हैं, पैसा बहुत है। लोगों को ये दिखाना ज़रूरी है कि आप काम कर रहे हो, आप किस दुनिया में रह रहे हो। कौन कह रहा है पाकिस्तान में जितना पैसा आता है, इमदाद आती है आम NGO को, आम लोगों को आप सोच नहीं सकते। मैं अपने एग्जांपल दूं, मैंने 3-4 मेडिकल कैंप लगाए थे, उस वक्त इतने लगाए नहीं थे। दुबई के अंदर मुझसे इतने लोगों ने कांटेक्ट किया कि भाई हमसे पैसा ले लो, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे किसी से लेना नहीं है। मैंने अपने सेविंग होम में एक परसेंटेज तय की थी, उसकी इनकम से काम करूंगा अपनी कैपेसिटी पे। आप यकीन करें, जब मैं इतनी छोटे पैमाने पे जब काम किया, मुझे जितनी अमाउंट में बताऊं आपको बिलीव नहीं आएगी, मैंने अमाउंट वापस कर दी। मुझे आज पहली बार मैं किसी को बता रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहुँच नहीं पा रहा। मैं अपना बांट लूँ, बड़ी बात है। तो मकसद कहने का, जब आप अपना काम दिखाएंगे लोग आपसे जुड़ेंगे, और अगर आप अपना काम नहीं दिखाएंगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि आज एक सवाल है ना, आप बोल रहे आपने ये काम किया। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। कोविड के अंदर जो मैं, उसके बाद ही मैंने वो चीज़ सीखी भी। कोविड के अंदर मैंने, जो UAE में था उसी वक्त हमारे लॉकडाउन वगैरह हो गए थे, तो मैंने पर्सनली बहुत राशन डिस्ट्रीब्यूट किए। उसकी वजह भी मैं बताता चलूँ। जब कोविड हो गया तो मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी उस वक्त निकल आई कि जिसको मैंने लॉस लिख रखा था कि मुझे इतना लॉस होगा, लॉस तो दूर की बात है, मैं प्रॉफिट में आ गई, मेरी कंपनी ज़्यादा आ गई। तो सोच चेंज हो जाती है। तो मैंने कोविड के अंदर काफ़ी राशन डिस्ट्रीब्यूट किए। वहाँ के हालात उस वक्त बहुत ख़राब थे, बहुत राशन डिस्ट्रीब्यूट किए। कोविड के फ़ौरन बाद, कुछ अरसे बाद, मेरे से किसी चैनल वाले ने इंटरव्यू किया। तो मुझे बोला, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने इन इलाकों में राशन डिस्ट्रीब्यूट किए, ये काम किया। एक सवाल किया उसने मुझे, जहाँ मेरे पास उसका जवाब नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया। उसने कहा एक काम करें, आप मुझे वीडियो भेज दें तो मैं आपके इंटरव्यू के साथ उसको चला दूँगा। तो मैंने कहा भेज देता हूँ। दूसरे दिन उसने मुझे कॉल की तो मेरे पास वीडियो नहीं थी, मैंने बनाई नहीं थी। वही सोच बाप दादा वाली, इस हाथ से दो, इस हाथ को पता नहीं चले। आज ये दौर ख़त्म हो गया है। आज लोग आपका काम देखेंगे, इसके बाद आपसे जुड़ेंगे। आप जो कह रहे हैं, आप छोटे पैमाने पे काम करें, 10 लोग मिलकर छोटे पैमाने के काम करें, आप काम करें, लोग आपसे जुड़ेंगे। आज किसी को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। फेसबुक पे आपके व्हाट्सएप नंबर से कोई भी आपसे जुड़ेगा, आपका काम देखेगा, आपको डोनेशन मिलता रहेगा। क्योंकि वजह साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से इकबाल साहब कह रहे हैं, माशाल्लाह इनका एक मकाम है हमारे बिरादरी लेवल के ऊपर, मेमन बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ शहरों में। तो जो देने वाला होता है वो थोड़ा सा ये देखता है कि यार शख्सियत कौन सी है ना, तो उसी के हिसाब से उसको उतना ही डोनेट करता है, उसी तरीके से उसके सारे सुनेरी चलते हैं। आप भी एक खिलौना तंजीम से मुंसलिक, स्टार्ट के अंदर जब मैं आपकी उस बात को सुन रहा था तो बड़े क्राइसिस के साथ उठते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं कि उसी तरीके से लोग मदद के लिए आगे पहुंचते, या उसको बड़ा इस कठिन मराहलों से गुजरने के बाद फिर जाके उसकी NGOs को थोड़ा सा कुछ मिलता है? पहले तो मैं इकबाल साहब को, मैं इनकी सोच से बड़ा मुतासर हुआ। बड़ी सही बात की उन्होंने, सही अल्फाज के साथ की।
इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिससे खुदा काम ले रहा है, रब ले रहा है, वो लेता रहे। रब भी तो सबको खाना बांट रहा है, वो एक को थोड़ी बांट रहा है। जब वापस करने का वक्त आए तो सबको करना चाहिए। देखिए, दो पहलू हो सकते हैं किसी भी चीज़ के। एक तो इनफरादी तौर पे जब कोई आता है और उसको ज़्यादा आगही ना हो तो उसको रुकावटें आएंगी। सबसे पहले चाहे कोई भी एनजीओ बना रहा है, जैसे उन्होंने कहा ना, कुछ लोग मिल जाएं हम ख्याल, और फिर काम शुरू करें, काम दिखाएं तो सही। भाई बीज तो बोएं, फिर आप पौधे का इंतज़ार कर रहे हैं, बीज आपने लगाया नहीं, आप कह रहे हैं फंड दे दें, काम नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब भी मोनेटाइजिंग या जब भी कोई चीज़ होगी इक़्तिसादी तौर पे या माशी तौर पे, तो कोई फ़ंड देगा। जब वो फ़ंड देगा तो अपने किसी रिसोर्सेज में से देगा जो डॉक्यूमेंटेशन में आए हुए हैं, और वो जिसको देगा वो भी चाहता है कि वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटाइज हो। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन तो की नहीं, तो इसलिए हमें दिक्कतें आती हैं। और पाकिस्तान में अक्सर मेरी एनजीओ SSCP से रजिस्टर्ड है, वहाँ से इनकॉर्पोरेटेड है खिलौना फाउंडेशन। हम आमतौर पे पैसे लेते ही नहीं, क्योंकि हमें तो खिलौने बांटने हैं, तो खिलौने तो हम टूटे हुए ले लेते हैं। तो खिलौने किस तरह बांटते हैं? इकबाल साहब भी हमारे साथ बैठे देखिए, हुए हैं। कितनी खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूँ, उसमें फ़ंड का जिक्र नहीं आ रहा। कैसे? हम लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं आप अपने घर के जो पुराने खिलौने हैं बच्चों के, जो गैर इस्तेमाल शुदा हैं, जो टूट गए हैं, नाकाबिल इस्तेमाल हैं, आप वो हमें दे दें। क्यों? एक गाड़ी ली हमने, हमें उसका अंजर पंजर मिला, लेकिन 4 टायर उसके सही मिल गए। और किसी ने हमें एक गाड़ी दी, उसके टायर ही नहीं थे, हमने इस टायर निकाल के उसमें लगाए, गाड़ी बन गई। एक बच्चे को बचपन में खिलौना चाहिए, उसको ये नहीं पता ये कीमती है, नया है, पुराना है, इस्तेमाल शुदा है, उसको सिर्फ एक बात पता है, ये खिलौना है, और उसके साथ वो एक लफ्ज़ लगा देता है, ये मेरा खिलौना है। तो जब हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें हम पुरानी अशिया ही को इस्तेमाल कर लें और बचपन बचा दें किसी का, तो ये बेहतर होगा। और इसी तरह हम ख्याल लोग मिले, हमने काम किया। लेकिन देखिए, ये काम मैं पहले भी कर रहा था। जब मैं टेलीविज़न पे आया, सन 2002 में आया एक टेलीविज़न पे, जहाँ से मैंने योगा का शो शुरू किया। जब लोग मुझे मिलने लगे, मैं उनसे जाने लगा, तो सन 2008 में मैंने खिलौना फाउंडेशन का आगाज़ कर दिया। और मैं लोगों से खिलौने लेता, उनको रिपेयर करके देता रहता था, सिलसिला चलता रहा। फिर सन 2000 तकरीबन अब जाके 22 में मैंने उसको SSCP से रजिस्टर्ड कराया। जब से मैंने रजिस्टर्ड कराया, मुझे पता चला कि जी अब CSR की तरफ आप जा सकते हैं, इससे पहले तो नहीं गया था। तो मैं 2 बातें कहूँगा इकबाल साहब की बात को इंडोर्स करते हुए, सेकंड करते हुए, कि बिल्कुल सही है जी, काम होते रहना चाहिए। कम्युनिटी वाहिद कम्युनिटी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं फ़ख्र से कि ये कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी ने जो चैरिटी में काम किया है, और जो चैरिटी का अल्लाह सुब्हाना ताला उनसे काम ले रहे हैं, वो कमाल है। बगैर बताए भी हो रहा है और ज़ाहिर है आश्कार भी है। लेकिन मैं एक बात दरख्वास्त करूँगा, अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो जो लॉ हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं रजिस्ट्रेशन के, उसके बगैर अगर करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। वरना तो लोग ढूंढ रहे हैं, सच्ची बात है। हम पैसे नहीं लेते, हम CSR भी नहीं लेते। तो अभी आप ये भी तो देखते, इतनी सारी NGOs हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो बस थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह भेजी और वो उसके अंदर आप नहीं देख सर, मेरे अब बहुत यहाँ सारी पे आप एक तस्हीह कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं परसों गवर्नर हाउस में, सारे नहीं, देखिए मैं गवर्नर हाउस में चैरिटी के प्रोग्राम में था। JGC एक बहुत बड़ा इदारा है। 14 साल के बाद पहली दफ़ा ज़फ़र अब्बास ने एक कॉर्पोरेट फंड रेजिंग प्रोग्राम किया। 14 साल के बाद। 14 साल तक कौन लोग दे रहे थे? यही लोग थे ना, आप ही लोग थे ना, यही कराची के लोग थे ना। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा सवाल आप समझ नहीं पा, जैसे बाहर से जो लोग पैसे देते हैं, बहुत सारी NGOs ऐसी है कि जो हमेशा कुछ थोड़ा बहुत दिखा के फिर उनके पास डॉलर वगैरह ये फंड आते हैं, तो इस हवाले से जो है नेगेटिव वे की तरफ चले जाते हैं। अच्छा इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अभी योगी साहब से एक और सवाल है मेरा। अगर हम थोड़ी सी सियासत की तरफ आता हूँ, तो इस वक्त जो देखा जाए तो ये मुल्क जो है माल गनीमत है, ये हमारे इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि इसे किस्तों में लूटा जा रहा है ना, और या तो एक मर्तबा अच्छी तरह लूट ले ताकि वो चैन से बैठ जाएं, या लूट कर वो चैन से बैठ जाएं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, हाँ, असल में बात ये नहीं है सिर्फ हम किसी एक तबके के ऊपर या एक इदारे के ऊपर तनकीद करें कि सियासतदान लूट रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हर आम आदमी और अब बड़ा आदमी, छोटा आदमी, सब में बेईमानी काफ़ी हद तक भरी हुई है। हम में ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है।
और हम जो देखा जाए तो हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली इतना ख़राब है कि अगर आप सोचते हैं कि एक सियासतदान, एक वकील, एक जज, एक पुलिस वाला ईमानदार हो जाए, तो वो ईमानदार कहाँ से बनेगा? वो आता तो इसी आवाम से है। हमारी आम आवाम ऐसी है। एक दूध वाला पानी नहीं मिलाता, एक टायर का पंचर, एक पंचर होता है, आपको 4 पंचर के पैसे नहीं लेता, प्लम्बर नहीं करता। तो मतलब कहने का हर आम आदमी भी ऐसा है। तो जब वो आप जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, उन्हीं में से सियासतदान आते हैं, उन्हीं में से पुलिस आती है, उन्हीं में से वकील आते हैं, उन्हीं में से जजेस आते हैं। तो किसी का ये मतलब हम क्रिटिसाइज़ करें सियासतदान लूट लें या पुलिस लूट ले, तो बात ये नहीं है। हम आम आदमी को सही होना पड़ेगा, और जब तक आम आदमी हमारा सही नहीं होगा तो हमारा ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। किसी एक तबके के ऊपर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सियासतदान काफ़ी सॉफ्ट टारगेट हैं, उनको आप बोल दें कुछ भी, कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के ऊपर हम हमेशा तनकीद कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकती पुलिस। तो मकसद कहने का ये, जब तक हमारा आम आदमी सही नहीं होगा तो ये सिलसिला चलेगा। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो लूट मार लेकिन कर ही आप ये भी रहे तो हैं। देखते हैं ना, अभी जो तनकीद के हवाले से बात हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि पीआईए बेचने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही है कि यूं बेचने वाले, जबकि सिरे महल सामने सामने से जाती अमरा सामने सामने, ये सारी चीज़ें भी तो आप देखते हैं ना। नहीं, ये तो आपका दूसरा सवाल होगा ना। पहला आपने क्या कि लूटमार कब बंद होगी, मैंने उसका जवाब दिया कि लूटमार बंद नहीं होगी। आम आदमी सही नहीं होगा तो लूटमार बंद नहीं होगी, वो आपका सवाल। अब आपका सवाल है कि ये प्राइवेटाइजेशन यानी हल क्या है। तो देखें, ये सिंपल सा फार्मूला है। जो इदारे, जो भी इदारे आपके नुकसान में चल रहे हैं उसको आप बंद कर दो, सिंपल सी बात है। अब वो सियासी पार्टियां वो स्टेप क्यों नहीं ले सकती? उनका वोट बैंक डैमेज हो जाता है, वो इसलिए वो इदारे बंद नहीं करते जो लॉस में जा रहे हैं। इनका वोट बैंक डैमेज होता है इसलिए नहीं कर सकते। तो मफादात अपने देखते हैं सियासतदान, सियासी पार्टियां, लेकिन हर वो इदारा, सिंपल सी बात है, हर वो इदारा प्राइवेट कर दिया जाए जो लॉस में जा रहा है। जो लॉस में जा रहा है उसको हम कब तक चलाएंगे? वो पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा अगर हम इसी तरह से कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे। सियासतदान, सियासी पार्टियां अपना वोट बैंक डैमेज करने के खौफ से वो इदारे प्राइवेट नहीं होने देंगे। तो ये अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान पे भी जुल्म कर रहे हैं, और इसी तरह कंटिन्यू रहा तो हम लोगों का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा कि कब तक खसारे और इस तरह के चलते रहोगे। हर आने वाला दौर महंगाई की तरफ जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्राइम बढ़ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन तो वो सब चीज़ें एक साथ जन्म लेंगी। हर किसी को, मैंने कहा नीचे से ऊपर तक हर किसी को ऑनेस्टी का मुजाहरा करना पड़ेगा, वरना तो कोई हल नहीं। जैसे नुकसान आप देख रहे हो, नुकसान, लेकिन जैसे ये प्राइवेटाइजेशन के तरफ जाते हैं तो एकदम ये ऊपर की तरफ आ जाता है सारा के सारा। फिर वो वही मैं कह रहा हूँ, वो सियासी पार्टियों का प्रॉब्लम ये है कि उनका वोट बैंक डैमेज होना शुरू हो जाएगा ना। अगर वो प्राइवेट करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो उसी इदारों में इन्होंने अपने लोग ही भर्ती किए हुए हैं। हर कोई सियासी पार्टी अपने दौर में, अपनी हुकूमत के दौर में उन इदारों में अपने लोगों को भर्ती किया है, और वही इनको इलेक्शन के वक्त जितवाने में मदद करते हैं, इनके पोलिंग बूथ पे होते हैं, इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर वो इदारा प्राइवेट कर देंगे तो उनके वो लोग तो ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो उसी वजह से वो अपने वोट बैंक को डैमेज ना हो, या इलेक्शन में जीतने का जिनके जरिए सपोर्ट मिल रहा है वो नाराज़ ना हो, उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सामने से बिल्कुल नज़र आ रहा है, यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं योगी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हाल है, आप सब देख रहे हैं, ये मंजरनामा भी सोशल हवाले से भी हम देख लें, सियासी हवाले से भी देख लें, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है इस वक्त जो है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए नौजवानों को, और जितने भी लोग वो है जो एक मायूसी का शिकार हो गए, कोरोना से निकल के भी थोड़ा सा इस तरफ आए, तो आप ये अक्सर क्लासें लेते हैं, आप सब समझाते हैं, तो इस वक्त अभी क्या चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, हर दौर में जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ब्रेन हमेशा सोचता है, अच्छा सोचने की कोशिश करता है, उसके लिए लोग होते हैं जो उसको ट्रेन करते हैं। ऐसे दौर में जब माशी हालात भी थोड़े से मुतासिर कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी को, बल्कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं, नई राहें हमें देखनी होंगी, चाहे वो योगा हो, चाहे ट्रेनिंग हो। और सेल्फ ट्रेनिंग की तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जैसे अभी इकबाल साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, हम ट्रेनिंग हमें है ही नहीं। हमें गाड़ी कैसे पार करनी है, हमें कहाँ चलना है, हमें ठेला कहाँ पे खड़ा करना है, आधे आधे रोड रुके हुए हैं, और फिर उससे कहो तो वो गुर्बत की बात करता है। गुर्बत में और जहालत में फ़र्क होता है। अगर एक आदमी जहालत दिखा रहा है तो उस पर जिस चीज़ को लागू होना चाहिए वो क़वानीन है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो आपके सवाल में अपना हिस्सा डाल देता हूँ। जी जी। देखिए, एक बहुत
सिंपल उसूल है, हुकूमत का काम, गवर्नमेंट का काम हुकूमत करना है, कारोबार करना नहीं है। अगर हुकूमतें कारोबार की तरफ चली जाएंगी तो फिर कारोबारी अफराद कहाँ जाएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कीजिए, दुनिया भर में बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाता है, ये कवानीन की पासदारी की जाती है और लोग अपना बिजनेस करते हैं। अगर हुकूमत बिजनेस पे चली जाएगी तो या तो कानून नहीं लागू कर पाएगी या तालीम नहीं दे पाएगी, बहुत से मसाले आएंगे। लिहाजा अब जब आप सोशल वर्क पे आते हैं या सोशल सर्विसेज पे आते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम हेल्थ एंड वेलनेस पे होते हैं, बहुत बड़ा शोबा है। पाकिस्तान में जैसे जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जहनी अमराज और जिस्मानी अमराज बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट हैं, एक दूसरे के साथ लिंक है, एक कनेक्शन है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, और यही वजह है जो अभी निशानदेही इन्होंने भी की, क्योंकि आम आदमी में भी एक, हम जिनमें मैं भी शामिल हूँ, यहाँ पे आपको अताई डॉक्टर मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? इसलिए कि ज़रूरत है ना, और ज़रूरत क्वालिफाइड से पूरी नहीं हो रही। तो बेहतर है कि ट्रेनिंग की तरफ आया जाए, जिसमें इंस्टीट्यूट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़े बड़े, जिसमें अभी आपने फलाई इदारे किए हैं, आप खुद जानते हैं उन लोगों को, उन्होंने IT की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है, जो कि फ्री ऑफ चार्ज है। इसी तरह और ट्रेनिंग भी है। इसी तरह मैं भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारी ट्रेनिंग है, जिसमें हम वेलनेस की ट्रेनिंग देते हैं, योगा की ट्रेनिंग देते हैं, एरोबिक्स के देते हैं, ताई ची की देते हैं, उस तरफ लोग आएँ। ये बेहतरीन प्रोफेशन है, इसको अडॉप्ट करें, अपने लिए भी हेल्थ का एहतमाम करें और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि PTI के 252 सियासतदान अपनी पार्टियां छोड़ चुके हैं। तहरीक इंसाफ का वोट अगर देखा जाए, अगर इसको ओपन करते हैं तो आप समझते हैं कि ख़वातीन और जो है यूथ जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से उठा लेगी, कामयाब कर देगी? किसको कामयाब कर देगी? PTI को नहीं, PTI जो आज प्रॉब्लम में है वो है 9 मई की वजह से। 9 मई की वजह से वो प्रॉब्लम में है, और उठा देगी का मतलब मैं समझा नहीं। आज भी PTI अगर देखा जाए, खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो दीवार आ गई है वो 9 मई की आ गई है। 9 मई का वाक़या ऐसा हो गया कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, इस वजह से वो है। बाकी PTI अगर आज भी आप अगर खान अगर साहब का इसको बल्ले का निशान ना दिया गया और इसके बाद अगर इनको कहा गया कि ठीक है आप इलेक्शन के हिस्सा ले, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इनको इलेक्शन का बल्ले का निशान दिया जाए या ना दिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाएंगे। आप समझते हैं कि इनको लड़ने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। मैंने अभी अब कहा ना कि एक दीवार आ गई है 9 मई वाली, जो बहुत बड़ी दीवार है, जो मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में टूट पाए। आगे 5 साल बाद हो जाए तो अलग बात है। अक्सर आपकी बात के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर मैंने सुना है कि आप कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को मुझे नज़र नहीं आ रहे। आप क्या कहते हैं कि नज़र आ रहे हैं? जो कागजात के हवाले से भी बात कर रहे देखें, हैं। इलेक्शन उसी सूरत में होंगे कि PTI कहीं भी नज़र नहीं आएगी। तब अगर इलेक्शन होंगे तो किस तरह होंगे मैं आपको बताऊं। देख ले, आप मेरी बात को लिख ले, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो कुछ अरसे पहले, अभी 2-4-6 महीने पहले जिस तरह एक PDM की गवर्नमेंट थी, जब 10-15 पार्टियों की एक हुकूमत थी, इसी तरह की एक हुकूमत बनेगी जिसमें PTI नहीं होगी, तो ही इलेक्शन होंगे। ये तब यकीन हो जाएगा कि इस बार इलेक्शन में ये 10-12 जमातों के साथ एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उसी तरह के इलेक्शन होंगे और उन्हीं को लाया जाएगा। तो आप समझ लो, जो कुछ अरसे पहले आपने देखा 16 महीने जिस तरह हुकूमत की 12-14 जमातों ने, इसी तरह की नई गवर्नमेंट आएगी जिसमें PTI नहीं होगी। उसमें PTI नहीं थी, इसमें भी नहीं होगी, और इसी तरह की गवर्नमेंट आएगी 10-12-14 जमातें। तो अभी भी आप समझते हैं कि इतना वक्फा है, क्या कहते हैं, इतना टाइम है कि यूं हो जाएगा? वो यही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूँ, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसी तरह की हुकूमत आएगी, नहीं तो फिर ये केयर टेकर गवर्नमेंट चलती रहेगी। जब तक ये यकीन नहीं हो जाएगा, जब तक हालात ऐसे नहीं हो जाएंगे कि उसी तरह की 10-12 जमातों की पार्टी, सबको थोड़ी थोड़ी सीटें मिलेंगी और एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी, जो पहले थी वही वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट यहाँ हो जाएगा, और आपको लगेगा कि बीच में बस 6 महीने का एक वफ़ा आ गया, वही गवर्नमेंट दोबारा आ गई। अच्छा, मैं आपके साथ बताता हूँ, योगी साहब के अक्सर मैंने देखा है कि ट्रेनर या मेंथोर या कोच जब भी सेमिनार्स करता है, तो वो अक्सर मैंने देखा है कि जब वो अपनी स्टोरी को लेके चलता है, तो वो अपनी स्टोरी जो है, माजी की स्टोरी बड़ी दर्दनाक होती है, और उसके अंदर ये होता है कि मैं ऐसा था, फिर वैसा था, फिर उसके बाद जब उसको अवेयरनेस देता हुआ जाता है, और फिर उसके बाद कुछ जो है इस तरह की चीज़ कर जाता है
कि पूरी चीज़ वो समझाने के बजाय बोलता अब जो आगे का सफ़र है वो अगर आप मेरे साथ अटैचमेंट के साथ करेंगे तो इसमें और फ़ायदे होंगे। वो सारा ये आप नहीं समझते कि बिज़नेस की पॉलिसियाँ इस तरह की होती हैं? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इमोशन बिकते हैं, लोगों के ख्वाब बिकते हैं, ये होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आईटी पे और मीडिया में यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपको एंथोनी रॉबिन्स को सुनना है, उस पर सुन लीजिए, उसके पैसे खर्च नहीं होते। सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, हमेशा वही आदमी धोखा खाएगा जो शॉर्टकट का मुतमन्नी होगा या चाहेगा कि मैं बस जल्दी से शॉर्टकट पे जाऊं। तो जब तक वो लोग मौजूद हैं जो धोखा खाना चाहते हैं, तो धोखा देने वाले कहाँ जाएंगे? वो आराम से देंगे। मेरी दरख्वास्त है, ऐसा हरगिज़ ना सोचिए। आपको किसी भी मोटिवेशन की किताब से सही सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके घर में जो किताब रखी है उसका मुताला कर लिया आपने? वो किताब आपकी ऊपर कहीं रखी हुई है। उस किताब के बाद मोटिवेशन की ज़रूरत है क्या? कलाम पाक के बाद कोई ज़रूरत है कि किसी मोटिवेशनल ट्रेनर की ज़रूरत है? वो आ गए हमारे पास, उन्होंने हमें सब कुछ समझा दिया है। जब हम वहाँ से रुख तोड़ेंगे, अपना नहीं जोड़ेंगे, तो कोई ना कोई बीच में आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। पहले अपनी दुख भरी कहानी, या आजकल एक वो 1 मिनट की 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड के अंदर आता है। ये जो गाड़ी आप मेरी देख रहे हैं, ये मैंने फला ट्रेडिंग से खरीदी है, आप भी कर सकते हैं और इतने पैसे दे दें। सबसे पहले इतने पैसे लगाएं, फिर पैसे कमाएं। भाई मेरे पास तो पहले ही पैसे नहीं है, बस यहीं पे धोखा होता है। कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में एक उस्ताद को ढूंढें। उस्ताद में और कारोबारी में फ़र्क होगा। कारोबार से मुराद वो वाला कारोबार जो आप कह रहे हैं। अगर एक उस्ताद होता है तो वो आपकी जहन साजी करता है, और वो आपके घर में आपके वालिद हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि लोग जो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ये मीडिया में जो लोग अवेलेबल हैं, जो वर्कशॉप कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और जादू हो जाएगा। मैं एक जगह गया तो एक साहब ने कहा कि मैं एक इल्म सीख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी बहुत अच्छी बात, कौन सा इल्म है? कहते हैं मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक इल्म सीख रहा हूँ, अगर मैं किसी को यूँ करूँगा तो उसमें एनर्जी जाएगी। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं ना, उनकी शादी हो जाएगी। मैंने कहा जी रिश्ते का इससे क्या ताल्लुक? यानी आपने अगर किसी को यूं किया तो क्या मोहल्ले में जितने लड़के हैं वो घर पे आने लगेंगे कि भाई बच्ची कहाँ है आपकी? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि बच्चियों की शादी एक इमोशनल एक ऐसा मसला है जिससे सब जुड़े हुए हैं। बड़े उन्होंने कहा जी अगर किसी बड़े को कहना है तो ये कह दो बच्ची की शादी हो जाएगी। बच्चे नहीं, बच्ची की शादी हो जाएगी। नाफरमान बच्चा आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल जो किसी ज़माने में जनाब दीवारों पर लिखा होता था ना, महबूबा रूठ जाए, ये कर जाए, तो आजकल वो हम वर्कशॉपों में देख रहे होते हैं। खुदा के लिए ये सोचिए कि जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए पैसे दे के एक वर्कशॉप कर रहा है, इससे बड़ा धोखा हो सकता है? खुदा के लिए अपनी ट्रेनिंग कीजिए, अपने आप को सोचिए कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है। असल में ये सब उस वक्त होता है जब शॉर्टकट के लोग हैं। बच्चे नौजवान मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि बस एक फ़ोन उठाएंगे। तो फिर आप लोग जैसे भी ट्रेनर है, मतलब दूसरे भी है, तो वो फिर शॉर्ट की तरफ ही जाते हुए शॉर्ट को लेते हुए। मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी अपनी दुखभरी कहानी सुनाता हूँ। कल मैं भी करण फाउंडेशन में था लियारी में, वहाँ मैंने अपने ही दुख की कहानी सुनाई और मैंने उसके बाद बता दिया मेरा क्लिनिक फ्री है। मैं 3 घंटे का वर्कशॉप कराता हूँ, ग्रूम योर सेल्फ बिफोर ग्रूमिंग योर चाइल्ड। अपनी तरबियत कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत से पहले। 3 घंटे का प्रोग्राम है जो कि हम ऑडिटोरियम में करते हैं, नेवी ऑडिटोरियम में, फ्री है। इसी तरह मैं रेकी कराता हूँ, फ्री है। मैं जिन बच्चियों को अब योगा सिखा रहा हूँ, जिनमें यतीम बच्चियाँ या बेवा मेरी बहनें हैं, मैं बेटियाँ कहूँगा बहनें, जो ख़वातीन हैं, उनको हम फ्री ऑफ चार्ज योगा सिखा रहे हैं APHA में। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अक्सर मैंने सर मैं किसी और की बात इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे जेब भी नहीं देता और मैं सबको नहीं कर सकता। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोइज़ हुसैन साहब, मैंने उनसे सीखा है, फ़ीस दे के सीखा है, इसलिए कि हर चीज़ अच्छी चीज़ की फ़ीस होती है। उन्होंने कभी मार्केट में ये बात नहीं की जो आप कह रहे हैं। जहाँ पे कोई अपना दुख दुखाए, देखिए फ़कीर क्या करता है, वो अपना हाथ तोड़ता है या तोड़ा हुआ दिखाता है, वो अपने बच्चे को बताता है कि इसमें दाने निकल आए, ये वो बैंडेज करता है। अगर यही काम वो स्टेज पे खड़े होकर कर रहा है तो वो भी फ़कीर है और वो भी फ़कीर है। अच्छा अकबर साहब, आपसे सवाल कर दूँगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से आपकी बहुत पेशन गोइया बिल्कुल सच साबित है। तो हालात जो निशानदेही कर रहा है, इस अंधेरे को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, आप क्या देखिए, अंधेरे को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके हिसाब से आप कह रहे हैं, तो मैंने आपको कहा कि हर आम आदमी को भी सही होना पड़ेगा।
आप सिर्फ हर किसी से ऊपर वालों से एक्सपेक्टेशन बनाते तो ऐसा हो नहीं सकता। हर आम आदमी को चेंज होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारे मुल्क में जो है, अगर वो उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर दी जाए ना, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और वो है कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है, गलती कर रहा है, गलत काम, उसको पनिश मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ सज़ा का कोई रिवाज ही नहीं है, जिसकी वजह से तो कोई कंट्रोल में नहीं है। जब तक आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आप खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल होते जाओगे। आपने एक गलत काम किया, आपको उस वक्त सज़ा मिल जाएगी तो आप कंट्रोल में हो जाएंगे, नहीं तो कल आप उससे ज़्यादा गलत काम करोगे, उससे बड़े गलत काम करोगे। तो हमारी बदनसीबी ये, अगर मैं कोई छोटा सा भी गलती कर रहा हूँ, छोटा भी मुझसे कोई गलत काम हो जाए, कोई जुर्म हो जाता है, मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसका बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा मैं खुद हूँ, लेकिन बदकिस्मती से नहीं दी जाती। एक वक्त आ जाता है कि बड़े से बड़े क्राइम होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे मुल्क में सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सही हो। और इसमें देखें, माँ बाप को भी अपने बच्चों में अगर आपको लगता है कि खराबी है तो उसको डिपेंड नहीं करें, उनको सज़ा दें। सज़ा का रिवाज हमारे पास जब तक नहीं आएगा, हमारी सोसाइटी सही नहीं होगी। सबसे पहले जब सज़ा मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, हर आम आदमी की करेक्शन होना शुरू हो जाएगी। आपको दूसरी बार आप उससे बड़ा गलत काम नहीं करोगे। हमारे यहाँ सज़ा नहीं है, और अगर किसी को सज़ा मिल भी रही होती है तो उसको पैसे खिला के बचा लिया जाता है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। तो आम आदमी को, हर किसी को उसके गलत काम की सज़ा देना शुरू कर दें, इसको पहले इम्प्लीमेंट करवाएं। ये हम सबके लिए फ़ायदेमंद है। अगर मेरा बच्चा छोटी सी भी गलती करता है, छोटी सी चोरी करता है, तो मुझे उसी वक्त उसको सज़ा देनी चाहिए, नहीं तो वो कल उससे ज़्यादा एक दिन मुझे कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा। तो मकसद कहना कि हम अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी, खुद को भी सज़ा से बचाना नहीं चाहिए। गलती करें तो उसकी सज़ा आपकी मिलनी नज़र में चाहिए। ये कि सज़ा सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी इस सारे माहौल को हमारा चेंज मैंने करने की? देखा जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी खराबी है कि ये भी है, यूँ तो बहुत सी हैं, ये भी बहुत से बड़ी, सबसे बड़ी खराबी है कि उस वक्त पनिश नहीं दी जाती, और जिसकी वजह से वो आज जो काम कर रहा है कल उससे कहीं ज़्यादा वो बुराइयों में घुस जाता है। सज़ा मिलनी चाहिए हर किसी को। माँ बाप को, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सज़ा ज़रूरी है, कानून में भी होना चाहिए हर आम आदमी को। और सज़ा नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा, ये एक फैक्टर है, इसके अलावा तो बहुत फैक्टर है। हाँ, अच्छा योगी साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त आप मेरे कई प्रोग्राम में शामिल हुए, और एक प्रोग्राम के अंदर जब आप मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में थे, प्रोग्राम करके गए, और फिर उसके बाद आपने मुझे फ़ोन किया कि मेरी कैफियत कुछ इस तरह की हो गई कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। तो उसी हवाले से कहूँगा कि सोचो तो क्या लम्हा है, मैं, तुम और खाना काबा। क्या याद दिला दिया आपने। वो हमने नातों का प्रोग्राम था और रमज़ान के दिन थे। जब मैं यहाँ से वापस गया, एक तो ये कि वो उस वक्त जब बात हो रही थी, उस वक्त भी मेरी हिचकियाँ बन गई थी, और ना जाने क्या मुझ पर कैफियत थी कि मैं यहाँ से जब घर पहुँचा हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं कि पहुँचा कैसे हूँ। मुझे रास्ता याद नहीं था, और शायद आपको याद होगा कि उसी रात मैंने एक नात आपको भेजी थी लिख के, बिल्कुल, हसनैन के नाम, ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सो कुछ कैफियतें होती हैं, कुछ ऐसी लहरें होती हैं जब आप पे वारिद हो जाएं तो फिर अल्फाज खुद ब खुद हाथ जोड़ के साथ खड़े हो जाते हैं। मेरा तो कोई काम नहीं था, कमाल नहीं था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे कि आपने उस महफिल में बुलाया। अभी जो इकबाल साहब ने बात की है ना, उसका एक लफ्ज़ तो मुझे भी उसी हवाले से याद आ रहा है। देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कलाम पाक में जज़ा और सज़ा की बात की है। अल्लाह सुब्हाना ताला नेक अमाल की जज़ा देंगे और सज़ा देंगे बुरे अमाल की। तो अगर वो तो रब्बुल आलमीन है, माफ़ करने पे आए, तो वो कहते हैं जी सज़ा तो मैंने देनी नहीं है, तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। दोज़ख बनाई किन लोगों के लिए, जन्नत बनाई किन लोगों पे। हम ईमान तो जज़ा और सज़ा पे रखते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में सिर्फ जज़ा ही जज़ा होनी चाहिए, सज़ा का कोई तसव्वुर ना हो। ऐसा माशरा नहीं होता, ऐसे लोग भीड़ होते हैं। भीड़ में सिर्फ मफाद देखे जाते हैं, लूटा जाता है, सज़ाएँ नहीं दी जाती। अगर एक माशरे को बनाना है तो आपको निज़ाम वही रखना पड़ेगा जो रब को पसंद है, और वही वाली बात करना पड़ेगी जो मैं आपके और मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक और फातिमा के लिए कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये काम करे तो हाथ, ये लेवल होगा तो माशरा फिर मदीने का होगा, वरना फिर जिक्र होगा मदीने का, काम नहीं हो सकता। इकबाल साहब, आप समझते हैं कि पैसा सब नहीं मगर बहुत कुछ है?
देखिए, पैसा है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, पैसा इतना होना चाहिए जितनी आपकी ज़रूरत है। मतलब कहने का है कि पैसा इतना हो कि आपकी ज़रूरत जितना पैसा तो होना चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आपको ख़राब भी कर देता है। और पैसा होना भी चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पैसा ज़्यादा है कि कम है ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पैसा आपके पास आए वो बिल्कुल धीरे धीरे से आए। जो आपने हमेशा सुना होगा, मुझे पता नहीं किसने ये जुमले बना दिए हैं, ये सेंटेंस बना दिए कि छप्पर फाड़ के पैसा आए। छप्पर फाड़ के कभी पैसा आए नहीं, कभी ये दुआ करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब छप्पर फाड़ के आपके पास पैसा आ जाएगा तो वो आपको और आपकी फैमिली को बर्बाद करके जाएगा। यानी दुआ ये करनी चाहिए, जो पैसे के हवाले से मैं कह रहा हूँ, कि ना छप्पर फाड़ के पैसा कभी आए ना कभी जाए। जाने वाली तो बात आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि पैसा जाना नहीं चाहिए, आने के बाद जाना नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब छप्पर फाड़ के पैसा आता है तो आप उसके काबिल ही नहीं हो उसको संभालने के। तो मकसद कहने का वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए आप हमेशा यही ख्वाहिश करें कि कभी भी अल्लाह आपको छप्पर फाड़ के पैसा नहीं दे। ये आप दुआ नहीं है, सबसे बड़ी बदुआ है अगर कोई कहता है मुझे छप्पर फाड़ के पैसा मिले, क्योंकि ये पैसा, ये छप्पर फाड़ के जब पैसा आता है वो आपको और आपकी फैमिली को बर्बाद कर देता है, क्योंकि आप उस एबल नहीं हो, उस काबिल नहीं हो जो आपको मिल गया। एक अगर हिस्ट्री भी आप उठाएं, लोगों की भी देखें, तो जिनको लॉटरियाँ लगती हैं ना, लॉटरियाँ, 4-5 साल बाद उनके पास 1 रुपया नहीं बचता, क्योंकि वो उस काबिल नहीं होते। तो वो पैसा इस तरह खर्च करते हैं, खुद को भी बर्बाद करते हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग भी प्रॉब्लम में रहते हैं, उनका पूरा ख़ानदान प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसलिए पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा आस्ते आस्ते आना चाहिए। आपकी काबिलियत के साथ आपको पैसा मिलना चाहिए। जितना आप काम करो उतना मिले तो आपको संभालने आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आएगा तो अगर आपके काम से आया होगा तो वो आप गलत जगह खर्च नहीं होगा। आपके पास पैसा अगर एक लिमिट आपको, यानी शॉर्टकट वाले तरीके से पैसा आएगा, उसको आप इतना गलत यूज़ करोगे कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, सबको बर्बाद कर दोगे। 1 अरब नहीं, 1000 अरब आने चाहिए आपके पास, करोड़ों रुपये होने चाहिए, लेकिन सब आस्ते आस्ते आने चाहिए। एक साथ पैसा अल्लाह कभी किसी दुश्मन को भी ना दे, कभी किसी के लिए दुआ नहीं करना कि तो रातों रात अरबपति बन जाए। अल्लाह ना बनाए किसी को रातों रात अरबपति। अगर कोई रातों रात अरबपति बनता है, छोटा आदमी, वो खुद को और अपने ख़ानदान को बर्बाद कर देता है। कोई ऐसी आपने चीज़ देखी है जिसकी वजह से आप एकदम जज्बात के उस की तरफ चले गए? तो कोई देखा तभी आप इतनी बड़ी गहराई? देखिए, पैसा अगर एक लिमिट से ज़्यादा आ जाता है और आपकी काबिलियत नहीं होती इतने पैसे की, तो वो पैसा आप संभाल नहीं सकते, आपके बच्चे नहीं संभाल सकते, वो काम आप लोग कर जाते हो जो आप हो। क्यों पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जिस चीज़ की, जो चीज़ आपके पास है, बदनसीबी सबसे बड़ी पता है क्या? जो चीज़ आपके पास है आपको उसकी इम्पोर्टेंस का ही अंदाज़ा नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए बवाल बन जाती है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जिसकी अहमियत, जिसकी इम्पोर्टेंस का हमको अंदाज़ा नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही बनती है। तो जब आपको रातों रात पैसा आता है तो आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता कि वो कमाया किस तरह जाता है, वो आता किस तरह है, उसको संभाला किस तरह जाता है। तो बस दुआ मैं यही कहूँगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, यूँ नहीं मैंने कोई 10-25 फैमिलियों को, हज़ारों लोगों को आप देख लें जिनके पास रातों रात कुछ आया है, उन्होंने अपने आप को, अपने ख़ानदान को बर्बाद कर दिया है। और ये सच्चाई है, नहीं आना चाहिए, आस्ते आस्ते आना चाहिए, उसकी वैल्यू रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसा इतना ही होना चाहिए जितनी आपकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आ जाता है तो उसी तरह आता है, तो फिर उसके लिए तो खर्च भी उसी तरीके से खर्च ऐसे नहीं, खर्च तो हो जाता है, उससे आप में ऐसी खामियां आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें आप में जन्म ले लेती हैं कि आप कहीं के नहीं रहते। और जो आप देखते हैं कि जो कितने लोगों के साथ उनकी प्रॉब्लम ही यही है, वो जिनके पास धीरे धीरे आया होता है वो कभी भटकता नहीं है, कभी उसको प्रॉब्लम नहीं आती, उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है। उसकी तो हवेस बढ़ती जाती है आजकल, तो हम ये देख रहे हैं। देखिए आप पाकिस्तान की सोसाइटी से कंपैरिजन करेंगे ना, तो पाकिस्तान देखें एक प्रैक्टिकल सोसाइटी नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है ये। हम लोग एक दूसरे को देख के जीने वाले लोग हैं। मुझे अपनी कामयाबी, ये एक ऐसी कंट्री है, ये ऐसे लोग हैं इस मुल्क के, ज़्यादातर मैं भी हूँ इसमें, हम लोग दूसरों की कामयाबी में अपनी नाकामी समझते हैं और दूसरे की नाकामी को अपनी कामयाबी समझते हैं। ये उस सोसाइटी, अगर आप हर वक्त
पाकिस्तान की सोसाइटी पे बात करेंगे तो इस सोसाइटी पे बात हो भी नहीं सकती। ये मतलब हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जिस मुल्क में दूसरों की नाकामी में अपनी कामयाबी लोग देखते हैं और उसको अपनी कामयाबी समझते हैं। एक्चुअल अपनी कामयाबी मेरी कामयाबी में है, किसी और की नाकामी नहीं है। लेकिन इस सोसाइटी में आप देखें, हम दूसरों की कामयाबी में अपनी कामयाबी ढूंढते हैं, हम दूसरों की नाकामी में खुश होते हैं कि पता नहीं मैंने कोई गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। आप भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के ऊपर एग्री हैं या आप इससे? नहीं, मैं बड़ा मुतासर हूँ इनकी बातों से। मेरा अपना नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, मनी माइंड, मैंने खुद एक कोर्स किया, मैग्नेटिक मनी माइंड। पैसा बजाते खुद तो कुछ भी नहीं है, या तो करेंसी एक ढेर है या फिर एक कागज़ के टुकड़े हैं, वो खुद कुछ नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाला जहन है। पैसा बजाते खुद ख़राब नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको ख़राब या सही करता है। मुझे मसाजिद में वो लगाने हैं जनाब पंखे, तो कहाँ से लगाऊंगा? भाई पैसा होगा तो लगवा दूंगा ना। मुझे किसी को हज पे भेजना है तो मैं भेजूंगा। अब उस पैसे का जो मेरे पास है मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे लिए बाबरकत भी होगा। नहीं किया, अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ दे के भी हमें इम्तिहान में डालता है, कुछ ले के भी। तो मेरा तो खैर ख्याल ये है कि होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये जो बात करें ना सर, ये बात करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। आप जिस चीज़ को, आपके पास गाड़ी है सर, आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हैं। आपने एक गन लेनी है, आप बगैर लाइसेंस के गन रखेंगे पुलिस भी पकड़ लेगी। इसमें क्या हुआ? गन आपकी है, आपने पैसे से खरीदी है, आपको कानून पे। तो पैसे के मामले में कानून क्या है? पैसे के मामले में कानून ये है कि रफ्ता रफ्ता मेहनत करके खुद कमाया हुआ हो। इन्होंने जो मिसाल दी है बिल्कुल सही दी है। आज तक कोई एक आदमी बताइए जिसके प्राइस बॉन्ड निकले थे और वो हमें बिल गेट जैसा नजर आए। ऐसे तो प्राइस बॉन्ड हर महीने या लिस्टें निकलती हैं। वो कौन लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो खूब आता है, नाम तो नहीं आ सकता। इसलिए कि उनको, इसीलिए दुनिया में जब कोई रिटायर होता है ना, तो वो आदमी जो बेचारा कुछ हज़ार या लाख कमाता था, जब उसको अचानक लाखों मिलते हैं ना, तो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, पैसा गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रिटायरमेंट के प्लान बनते हैं पहले से। इसी तरह हमें पैसा कमाना भी आना चाहिए और पैसे का सही इस्तेमाल भी आना चाहिए। इस वतन में ऐसे लोग हैं जो सही भी इस्तेमाल करते होंगे। जी नहीं, बस वही, मैं तो अपनी उसी बात पे कायम हूँ कि जो मैंने कहा था कि बाकी रहा कि आपको किसी की मदद करनी है, जो मेरी अपनी सोच है। तो मदद करने के लिए अगर आपके पास अगर नहीं भी है तो मुझे लगता है तब भी आप मदद कर सकते हैं। यानी आपने किसी को अच्छी एडवाइस दे दी, ये बहुत बड़ी मदद होगी। आप कोई बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले गए, ये इसमें आपका पैसा नहीं लगता, चले गए। और कोई हॉस्पिटल में है, उसके पास चले गए, उसको 4 ऐसी बातें आपने कह दी जिससे उसको हिम्मत मिल गई, ये भी मदद है। आप जा रहे हैं कहीं, मुझे समझे मैं अपनी बाइक पे जा रहा हूँ और मुझे जमशेदरोटी जाना है, बीच में कोई बंदा खड़ा है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, उसको अपनी बाइक में बिठा के उसको छोड़ दिया, ये भी एक मदद हो गई। तो मदद की सोच बन जाती है जब आपकी कि मुझे किसी भी तरह फ़ायदा पहुंचाना है तो आप पहुंचा सकते हो। उसके लिए पैसे का आने का वेट नहीं करना चाहिए। और जब आप इस स्टेप्स जो आपके पास है कि आपने किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपकी बातों से आपने फ़ायदा पहुंचा दिया, किसी को अच्छी एडवाइस कर दी, किसी को कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल ले गए, जब आप ये स्टेप लेना शुरू करते हो तो फिर आपके पास वो चीज़ें भी आ जाती हैं जिससे आप ज़्यादा मदद कर सकते हो। लेकिन आपने शुरुआत, हर आदमी बगैर पैसे से के भी कर सकता है अगर को करना चाहे, तो फिर एक दिन आएगा कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाओगे। इकबाल साहब, कोई आखिरी पैगाम, क्योंकि इख्तिताम की तरफ गामज़न है। देखिए, मेरा पैगाम ये है कि यूथ के हवाले से जो हमेशा जब भी जाता हूँ मुझे सब एक ही बात कहते हैं कि यूथ को क्या पैगाम देंगे, यूथ को क्या पैगाम देंगे। मैं यूथ को तो एक इतना छोटा सा पैगाम दूंगा, और जिस यूथ से, जिस जवान लड़के लड़की से पूछो वो एक बात आपको ज़रूर करेंगे, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। मैं अनमैरिड है लड़का तो कहेगा मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, मैरिड मिलेगा कोई तो वो कहेगा मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ करूँगा। तो देखें, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो मैं एक बात कहूँगा उन सबको, अगर आप अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, करना चाहते हो, तो सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को फिज़िकली फिट रखना पड़ेगा। वो फिज़िकली फिट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के माहौल के हवाले से
कि यहाँ ऐसी चीज़ें खाई पी जाती हैं जिससे फिज़िकली इंसान अनफिट हो जाता है। अब आप ये सोचो, जब आप किसी अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो और कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जिससे आप अनफिट हो जाओगे, तो अपने घर वालों के लिए कैसे कुछ करोगे, बल्कि जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हो उनके ऊपर बोझ बन जाओगे। तो सोचो कितना फ़र्क आएगा। इसलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करूं, तो सबसे पहले खुद को फिज़िकली फिट करने का सोचें और हर उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको फिज़िकली अनफिट कर देती। बहुत शुक्रिया साहब, आप भी भरपूर मैसेज ये है, मैं क्या कहूँ, इतनी खूबसूरत बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हिम्मत है कुछ करने की तो बाहिम्मत खुद बनना पड़ेगा। आपको सेहत, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कहा अगर कुछ मांगना है तो सेहत मांगो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सेहत के साथ साथ उस माहौल का ख्याल रखिए जो आपकी सोच को परवान चढ़ाता है। अगर 5 साल के बाद आप चाहते हैं कि आप किसी मुकाम पे जाएं तो तयन आज ही होगा कि आप किन लोगों के दरमियान बैठ रहे हैं और कौन सी किताबें पढ़ते हैं। इकबाल अडवाणी साहब बहुत शुक्रिया, योगी वजह साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और मैं ये कहूँगा कि यही इबादत, यही दीन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान। इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।